तो आज मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ये क्लासेस होती क्या है। ठीक है, तो क्लासेस में क्या होता है, देखो क्या जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया सर्कल का। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ऐसे बुक्स है। ओके, मान लो ये बुक्स कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, H2 है। ठीक है, ये बुक्स क्या है, H2, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नेम 1, ओके 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मैंने नाम मान लो 5 4 3 2 और एक्स्ट्रा हो गया एक तो 1। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये बुक है, नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 नेम 5 नाम की ये बुक है। ठीक है, और या फिर मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, ये बुक हो गया। ठीक है, बुक 1 बुक 3। अब मतलब इन सभी बुक पे मुझे क्या करना है, रेड कलर करना है। ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे H2 है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये H3 H4 H5 और H6। ओके, 5 4 3। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक है लेकिन सबको क्या करना है, रेड करना है। ठीक है, तो आपको आप एक एक करके इसमें ऐसे टाइम लिखोगे तो टाइम लगेगा, राइट। तो अभी आप क्या करो, अगर मैं आपको एक स्टैम्प दे दूं, स्टैम्प इज नथिंग बट क्या है, क्लास है। ठीक है, और क्लास का इस्तेमाल, क्लास को लिखने का तरीका यानी डिफाइन करने का तरीका कैसा होता है, वो डॉट से स्टार्ट होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग कि वो कहां से, किस चीज से स्टार्ट होता है, वो डॉट से। ठीक है, एक सेकेंड, पता नहीं क्या, अच्छा ठीक है मैं गलत लगा रहा था। तो वो डॉट से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने डॉट लिया और क्लास का नाम एक जैसा मत रखना, सेम सेम रखना है, लेकिन कब रखना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, मैंने लिखा है रेड, बुक रेड प्रॉपर है क्योंकि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा बुक अंडर, और स्पेस मत यूज करना। ठीक है, स्पेस के साथ इसमें क्लासेस नहीं यूज की जाती। बुक रेड मैंने क्लास बना दी। ठीक है, डॉट बुक रेड। ओके, दिख रहा है सबको? हाँ। ठीक है, और मैंने उसमें लिखा कलर रेड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे हर जगह सिर्फ क्या करना पड़ेगा, स्टैंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, स्टैंप। एक एट्रीब्यूट जिसका नाम क्लास है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर क्लास का नाम मुझे देना पड़ेगा, जो कि क्या दिया हमने, बुक। यहाँ पे देखो, जब डिफाइन करोगे तो डॉट लगाकर आप उस क्लास का नाम डिफाइन करोगे, लेकिन जब यूज करोगे तो डॉट नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में ये बात? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बुक रेड, एकदम एग्जैक्ट सेम है, बुक रेड। ठीक है, और जैसे मैंने इसे सेव किया, ठीक, राइट साइड सारे के सारे कैसे हो गए, रेड। अब मेरे को कहीं पे भी रेड इस्तेमाल करना है कलर में। ठीक है, कहीं पर भी, तो मैंने पैराग्राफ लिया एक मान लो, और मैंने इसके अंदर लिखा लॉरेन इप्सम का पूरा टेक्स्ट, और मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन को मुझे क्या करना है, रेड करना है। तो मैंने एक स्पैन लिया जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, और स्पैन की बुक रेड क्लास दे दी। देखो क्या हो रहा, दिख रहा है, देख पा रहे हो, समझ में आया? अब आपको वो CSS जो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिखी है, अगर वो कहीं पे भी इस्तेमाल करना, तो आप सिंपली क्या इस्तेमाल करोगे, उस चीज की क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट वेट बोल्ड, देखो बोल्ड हो गया नीचे। ठीक है, और उसके बाद में मैंने अगर कुछ और किया, टेक्स्ट फॉर्मेट, तो क्लास समझ में आ गई है ना, क्लास हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, हम टैग के अंदर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मान लो कि हम कोई CSS इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। मान लो कि हम एक वेब पेज बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरे वेब पेज में P नाम के टैग में
एक पर्टिकुलर सीएसएस रहनी ही चाहिए कि 16 पिक्सल का उसका टेक्स्ट रहना ही चाहिए हमारे हिसाब से। तो तब आप उस केस में टैग पे दे सकते हो कि इस पूरे ही डॉक्यूमेंट में जहां पर भी पी आएगा वहां पर पर्टिकुलर सीएसएस अप्लाई होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप फिर उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए क्लास भी दे सकते हो, ठीक है, कि अगर मैं चाहूं तो क्लास दे दूं तो वो सीएसएस चेंज भी कर दे। ये बात क्लियर है अब? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, आगे समझ में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। ये वो वाले पेज पर वापस से जाना जो अपन ने पैडिंग और मार्जिन दिया है, उसमें उसकी जो वैल्यू दी है उसमें REM क्यों लिखा है? मतलब पिक्सल और परसेंटेज में देते तो ये REM। मैंने आपको कल बताया तो था REM और क्या होता है। दरअसल उन्होंने क्या करा है कि आप हर जगह पिक्सल्स का इस्तेमाल करते हो, तो HTML में क्या किया गया, ठीक है, 16 पिक्सल का एक REM बनाया गया। ठीक है, होता पिक्सल ही है, ठीक है, लेकिन उसको ठीक है, तो 2 REM मतलब कि 32 पिक्सल्स। ओके, ठीक है, तो बस ये क्लासेस के अंदर यही समझाना था। इसके अलावा आप मल्टी और एक टैग में मल्टीपल क्लासेस ले सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, मान लो कि हमें कुछ टैग के अंदर क्या करना था, बैकग्राउंड कलर भी इस्तेमाल करना था। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसी है जिसको हमने सर्कल बनाया जिसके ऊपर उसका पेज हमें ब्लू पेंट करना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक क्लास बनाई ब्लू पेज। ओके, और उस क्लास के अंदर मैंने ब्लू पेज के अंदर क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर BLUE। ओके, अब मैंने क्या करा, स्पेस दिया यहाँ पर, ठीक है, एक स्पेस दिया और यहाँ पे लिखा BLUE ब्लू पेज। सी देख रहे हो, एक से ज्यादा क्लासेस दी है मैंने। अब इस पे दोनों क्लासेस के CSS अप्लाई हो रही है। हाँ। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर कलर WHI व्हाइट कर दूंगा और सेव करूंगा, तो ये कलर जो रेड है वो व्हाइट होगा या रेड होगा? व्हाइट होगा, क्योंकि बाद में दिया ना। बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये बाद में लिया है इसलिए क्या होगा, वो व्हाइट होगा। ठीक है, अगर ये ऊपर होता तो रेड, तो क्या हो जाता, वो रेड हो जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पुराने इसमें क्वेरी थी। हाँ बोलो। इमेज है ना जो अपनी, जिसको मुझे लेफ्ट राइट करनी है, तो उससे कैसे? उसको भी अलाइन कर सकते हो ना। अगर वो विड्थ 100% में फिट नहीं है तो आप उसको अलाइन कर सकते हो। प्रैक्टिकल करके बताओ, क्योंकि मैंने कल ट्राई किया था, मुझे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक और क्लास लूंगा। ठीक है, मैं इधर क्लासेस इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आप लोग भी धीरे धीरे उसको शिफ्ट करते रहना। ठीक है, मैंने लिखा इमेज अलाइन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली, इमेज, और सोर्स ले लिया उसका ms.jpg। ठीक है, और ये रही हमारी इमेज जिसकी विड्थ मैंने सेट कर दी इमेज अलाइन के अंदर। विड्थ 500 पिक्सल। ठीक है, और हाइट 400 पिक्सल। ठीक है, ओके, अब देखो मैं इसको 100% पे सेट कर दूं। अब मैंने यहाँ पे क्लास नहीं लगाई है अभी तक। ठीक है, अब मैं क्लास लगाऊंगा, क्लास, और क्लास के डाटा क्या लिखूंगा, img image align। ठीक है, और मैंने इसे सेव किया। एक मिनट, यूज नहीं होगा, इमेज ALI। ओके, माय मिस्टेक। ठीक है, देखो अभी ये
यहाँ पर है इस तरफ, और छोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट्स 400 एंड इट्स 450 और 300, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन। वैसे टेक्स्ट अलाइन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो इमेज है, बट फिर भी देख लो, ठीक है। सेंटर, देखो अभी वो अप्लाई नहीं हुआ। अब मुझे बताओ ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ? टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट है ना वो, क्योंकि नहीं, इमेज किस टाइप का टैग है? जेपीजी लाइन। इमेज कौन से टाइप का टैग है? इनलाइन। इनलाइन। इनलाइन टैग है। दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, वो खसकेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एरिया इतना ही बड़ा जितनी बड़ी इमेज है, ठीक है। अगर आप इस इमेज के ऊपर एक कोई सा कंटेनर लेते, फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर अगर एक पैराग्राफ लिया होता और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने इमेज दी होती, ठीक है, तो मैं क्या करता, जो टेक्स्ट अलाइन वाला जो सिस्टम है ये मैं कहाँ लगाता, उस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि कहाँ का करना है हमें, पैराग्राफ के अंदर का ही करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट अलाइन, अलाइन, ठीक है, और मैंने उसके अंदर लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और इसके अंदर क्लास लगा दी मैंने अलाइन। देखो चल गया। अगर आपको कोई कंटेंट सेंटर में लाना है तो ठीक है, उसके पैरेंट में आपको देना पड़ेगा जिसकी विड्थ 100% होगी, उसके के बीच का अलाइनमेंट क्या सेट कर सकते हो आप, लेफ्ट या राइट या सेंटर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है, ठीक है, जिसके लिए आपको पैराग्राफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और ना ही आपको टेक्स्ट अलाइन लगाने की जरूरत पड़ती। लेकिन वो तरीका अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उस CSS में समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है वो, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्लोट और राइट। अब देखो क्या गड़बड़ हुई यहाँ पे, बताओ मुझे क्या गड़बड़ हुई। इमेज लेफ्ट, टेक्स्ट राइट। इमेज टेक्स्ट होगा, इमेज तो लेफ्ट में राइट में चली गई, लेकिन टेक्स्ट का क्या हुआ, वो ऊपर चला गया और लेफ्ट में। टेक्स्ट पूरा एक साथ ऊपर, जबकि वो पैराग्राफ है और उसकी विड्थ 100% की है, लेकिन फिर भी वो कहाँ श्रिंक हो गया वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए CSS को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा हमें, इसलिए मैं ये चीज अप्लाई करके नहीं दिखा रहा था। और ये भी अप्लाई मत करना जब तक आपको पता ना चले कि इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, ठीक है। वरना क्या होगा, आप ये वाले CSS अप्लाई करेंगे और आपके पेज में जितना भी कंटेंट है, जितना भी, वो सारा उठ के कोने में चला जाएगा, घुस जाएगा, और ये अकेली इमेज राइट में सेट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ ठीक है। तो इससे अच्छा तो अगर आपको बेहतर तरीके से करना है तो उसके ऊपर एक टैग लो जिसकी विड्थ 100% है, जैसे कि आप एक div भी ले सकते थे, div div, ठीक है। उस div के ऊपर क्लासेस देते हैं आप और उसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये जो पर्टिकुलर इमेज है वो सेंटर में आ जाती है, ठीक है। क्लियर है सब इस बार, सब क्लियर ठीक है। है। ये मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लेना, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये HTML में किसी के पार्ट में बताया था फ्लोट का, CSS का पार्ट है तो HTML में क्यों बताया? वो बस बताया एक था कि एक वो हल्का हल्का सा बस वो नॉलेज दे रहे हैं, धीरे धीरे आपके दिमाग में बिठा रहे हैं कि हाँ इस्तेमाल देखना, फिर देखना, बस, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे एक बार, अभी जावास्क्रिप्ट में अभी नहीं करने वाला जिसमें, ठीक है। जो करने अभी हम केवल CSS HTML देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्लास है वैसे ही ID भी होता है, ठीक है। आप ID का इस्तेमाल करके भी CSS लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ID का इस्तेमाल करके हम तब CSS लिखते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी टैग को हिट करना हो, क्योंकि एक टैग की एक पर्टिकुलर यूनिक ID होती है, ठीक है। सेम ID इस्तेमाल मत करना क्योंकि ये बैकएंड में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है फिर बाद में, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को कुछ अलग से CSS देना चाहते हैं, एक अकेले एलिमेंट को, ठीक है। तो क्या होगा,
आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप CSS दे सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। ओके, अब देखो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर हमारे कुछ भाई बंधु जो हम पीछे छोड़ आए ये रहे, ठीक है। हमारे पास वापस ये सारी CSS है। ओके, ना हमने क्या किया, हम चाहते थे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बुक नंबर 2 है, ठीक है, ये बुक नंबर 2 है, इसको पर्टिकुलर CSS दूं, यानी कि थोड़ा कलर दिखना चाहिए इसके अंदर वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, एक आईडी ली, उसको एक आईडी दे दी मैंने, ठीक है। आईडी नाम का एट्रीब्यूट लिया और मैंने लिखा स्पेशल। ओके, स्पेशल मैंने आईडी दे दी उसको स्पेशल। और सेम इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हैशटैग के साथ ये स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप आईडी वहां देते हो तो वहां पे हैशटैग इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पेशल, ठीक है। और इसके अंदर मैंने स्पेशल के बाद में मैंने CSS लिखा, ठीक है। क्या CSS लिखूंगा, इसके नाम में लिखा कलर येलो, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको दे दिया सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन में दे दिया सेंटर। उसके बाद में मैंने कुछ और मान लो कि और क्या दे सकते हैं हम, कुछ भी बैकग्राउंड कलर के नाम पे मैंने इसको दे दिया टील। ओके, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया, देखो वो अप्लाई हो गया उस पर्टिकुलर स्पेशल उसके ऊपर। आप चाहो तो दूसरे को भी सेम आईडी दे सकते हो, वो काम भी करेगा, लेकिन वो अभी नहीं, इन फ्यूचर में जाके जब आप बैकएंड पे काम करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा करना मत। आपको अगर एक जैसे CSS इस्तेमाल करनी है तो आप क्लास का इस्तेमाल करो, ओके। और अगर आपको स्पेशली किसी एलिमेंट पे देना है तो आप आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। आईडी सिर्फ एक के लिए यूज करते, जैसे क्लास में मतलब 2-3 में अगर अपन क्लास दे सकते तो उसमें ऐसा हो रहा था, लेकिन आईडी नहीं यूज कर सकते। आप करोगे चल भी जाएगा, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत देगा आपको। मतलब कि जब आप आगे उस प्रोजेक्ट को सिर्फ डिजाइन तो करेंगे नहीं ना, आगे जाके कोई ना कोई उसको डेवलप भी करेगा, राइट, उसको वर्किंग भी बनाएगा। जब वो वर्किंग बनाएगा और वो आईडी और नेम का इस्तेमाल करेगा ना जब आपके एलिमेंट्स का, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर जाके उसको परेशानी ना आए, इसलिए हम हमारी चीजों को व्यवस्थित बना के चलेंगे, ठीक है। अगर आपको एक जैसे CSS एक से ज्यादा चीजों पे इस्तेमाल करना है तो क्लास का इस्तेमाल करो, और पर्टिकुलर किसी CSS किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे देना है तो आप आईडी का इस्तेमाल करो। दोनों में हाँ, यही डिफरेंट है ना दोनों में, मतलब क्लास और आईडी में। हाँ, यही अंतर है बस। मुझे समझ अब नहीं आया बताओ। विशाल, हाँ, क्या समझ में नहीं आया? क्या डिफरेंस है ये बता दो वापस। देखो, मैं इस पे- अगर आपको एक जैसी CSS, ठीक है, जैसे सेम रेड कलर का आपको छापा हर जगह मारना है, तो आपको अगर ऐसा ही करना है तो आप क्लास का इस्तेमाल करके करो, आईडी का इस्तेमाल उसमें मत करना, ठीक है। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर बुक को स्पेशल बनाना है, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग से CSS देना है, ठीक है, जैसे कि हमने दिया है, भले उस पर क्लास लगी हुई है, दिख रहा है क्लास लगी हुई है उसके ऊपर, हाँ, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा सा और अलग करना है उसको, तो आप आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कर सकते हो और करो, ऐसा दोनों में अंतर होता है। मैं ये नहीं बोल रहा करो, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। अगर एक ही चीज में दो चीजें मतलब ठीक है, अगर आपको नहीं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर CSS मतलब पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को अलग से पूरे पेज के अंदर पर्टिकुलर CSS एलिमेंट को अलग से CSS देना हो तो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं, चाहो तो आप एक अलग से उसकी स्पेशल क्लास बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, सभी से, ठीक है, मैं अगर इस स्पेशल वाले सिस्टम को उठाकर ऊपर रख देता हूं तो क्या होगा? क्या ये अभी भी ये कलर येलो रहेगा या रेड हो जाएगा? शायद सारी रेड होगा। वहाँ पे डिफाइन कितने लोग किया है बोलते ना। कि यहाँ रेड हो जाएगा, और कितने नहीं लोग होगा। बोलते नहीं येलो होगा, ही रहेगा, नहीं होगा। रेड नहीं होगा, येलो ही रहेगा। हाँ, हाँ, येलो ही रहेगा, क्योंकि उसमें आईडी दी तो है स्पेशल। ठीक है, देखो, सिर्फ जरूरी नहीं कि आपने आईडी दी है स्पेशल इसलिए वो चल रहा है, ठीक है। मैं पहले सेव करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है।
कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओ प्रेसिडेंस इन CSS, देखो क्या होता है, ये तो मैं आपको बता दें कि इनलाइन CSS का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा, इंटरनल CSS का, और फिर एक्सटर्नल CSS का। लेकिन इन द CSS सबसे हायर प्रेसिडेंस होता है ID का, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कहीं पे भी लिखो, अगर आपने ID दी है मतलब वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अगर आपने उसको इनलाइन नहीं लिखा है तो, ठीक है। और दूसरा प्रेसिडेंस होता है काय का, क्लास का, ठीक है, कि अगर आपने क्लास दे रखी है तो फिर सेकंड नंबर पे कौन चलता है, क्लास चलता है। और थर्ड किसका होता है कि फिर अगर आप एलिमेंट में अगर कोई CSS लिखते हो तब वो चलेगी। समझ में ये बात ध्यान रखना, पहले आती है ID, फिर क्लास और फिर एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं वो काम कर रहा क्योंकि उसका जो ID है उसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो उसको चलने नहीं दे रहा। समझ में ये बात? ठीक है। हाँ। अभी बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ID भी समझ में आ गई, ठीक है। ID में भी इससे ज्यादा कुछ समझाने का है ही नहीं, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि अगर आपको उसी पेज में सेम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पे जंप करना है तो हाइपर रेफरेंस में उसकी ID दे दो, बताई थी मैंने कल। हाँ। ठीक है, ये तो पता है ना। और ID का ज्यादातर इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में किया जाता है, ज्यादातर इस्तेमाल। तो जावास्क्रिप्ट अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा। नाउ व्हाट इज iframe? देखो iframe मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेम के अंदर दूसरा, दोनों लैपटॉप है मेरे। ठीक है, एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज को रन करने का तरीका होता है iframe, ठीक है। देखो एक W3 स्कूल हमने खोल के रखा हुआ है और एक W3 स्कूल इसके अंदर खुला हुआ है, दिख रहा है? एक पेज के अंदर दूसरा पेज। हाँ। मैं यहाँ पर भी HTML CSS खोल पा रहा हूँ, दिख रहा है? तो ये हाँ। iframe है, ठीक है। इसको कहते हैं iframe और इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे किया जा सकता है, हम भी करके देखते हैं हमारे इसमें, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, ट्राई मारते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे नीचे ले लिया, यहाँ ले लेते हैं iframe, ठीक है। और iframe हम किसका लेंगे? W3 स्कूल का लेंगे, https www.w3school.com, कॉम ही लगाता है ना W3 स्कूल वाला, क्या लगाता है? ठीक है, .com। ओके, चलो ट्राई मारते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, माइट बी टेम्पररी डाउन। देखो क्या होता है, कभी कभी पेजेस क्या करते हैं, वो अपने पेज को सिक्योर करके रखते हैं, कोई और इसे डायरेक्टली iframe ना कर सके, ठीक है। तो कुछ भी दूसरा गूगल को भी नहीं कर सकते हो आप, कोई ऐसी चीज जिसे हम iframe में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब को कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब को पूरे यूट्यूब को नहीं, पर यूट्यूब के पर्टिकुलर किसी वीडियो को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई मार के देखते हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब खोलता हूँ, इनकॉग्निटो है तो मुझे नहीं पता क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ठीक है, एक सॉन्ग हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इस सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ और जिसे हम इसको यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये शेयर करने के बाद में यहाँ पर एक इम्बेड करके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इम्बेड दिख रहा है? हाँ। इस इम्बेड पे क्लिक करेंगे और देखो हमको एक iframe का टैग मिल गया, ऐसा कैसा दिख रहा है पूरा iframe का टैग, ठीक है। अब इस iframe के टैग को मैंने पूरा कॉपी किया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद में इसे मैंने हमारे पेज में iframe वाले पेज पे लाके पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे YouTube के खुद के कुछ फंक्शन है, ठीक है, कि और क्या क्या करना है उसको,
ठीक है। तो वो क्या क्या चाहता है कि ऑटो प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्लिपबोर्ड राइटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंक्रिप्शन मीडिया। तो इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। आपको मतलब है सिर्फ इस वाले सोर्स से, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, दिख रहा है, चालू हो गया यहाँ पे। हमारे पेज पे यूट्यूब का वीडियो आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे चला भी सकते हैं उसको। आप इसका साइज मैनेज कर सकते हो यहाँ पर दिए गए हाइट और विड्थ वाले एट्रीब्यूट से, या फिर आप इसको हटाकर अपनी CSS खुद लिख सकते हो, ठीक है। मैं CSS खुद लिख के दिखाऊं या यहीं करके दिखा दूं? जल्दी बताओ, जल्दी। यहीं करके दिखा दूं ना, ठीक है। तो मैं मान लो कि इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है या फिर 100% एक पूरे पेज के अंदर लेना 100%, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 100% यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे और हाइट हटा दूंगा, और मैं इसको जब सेव करूंगा तो देखो वो 100% में आ गया, लेकिन हाइट उसने अपनी मर्जी से ले ली, पेज में आ गया 100% पूरा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे हाइट दे सकता हूँ, ठीक है। 315 की जगह मैं क्या लूंगा यहाँ पे 500 कर लूंगा, ठीक है। और ये देखो, ओके, अभी क्लियर है? हाँ। क्या आई फ्रेम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि एक पेज के अंदर दूसरा पेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और थोड़ा समझना है कि यूट्यूब के हिस्से से नहीं समझ रहे हैं, तो हमारे पास खुद के पास एक पेज है, याद है, अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। और मैं एक और चीज लिख देता हूँ, इट्स आई फ्रेम टेस्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया यहाँ पे इस बार, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आई फ्रेम, ओके। और आई फ्रेम के सोर्स में मैं क्या दूंगा, हमारा अबाउट अस का पेज, ठीक है, स्लैश डॉट, मैं यहाँ पे डॉट HTML जिससे लिखूंगा, नहीं आया, अच्छा रुको, अबाउट अस डॉट HTML, ओके। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखो आ रहा अबाउट अस आई फ्रेम, इट्स आई फ्रेम। हाँ। ये कहाँ लिखा हुआ था हमने, दूसरे पेज पे, हम आई फ्रेम के द्वारा कहाँ ले आए उसको, इस पेज पे। अब आप उसको कुछ भी CSS दे सकते हो चाहो तो, आई फ्रेम के अंदर आप बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर सॉलिड दे दूं तो भी काम कर जाएगा वो, ठीक है, दिख रहा है। विड्थ उसकी 100% कर दूंगा तो भी चल जाएगा वो, दिख रहा है, हो रहा है, काम कर रहा है। हाँ। हाई फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, दूसरों को भी, ठीक है। अब वो बता रहा है सेट हाइट विड्थ कैसे सेट करना है, तो आप इसको खुद चला के देख लेना। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं आपको उसकी प्रैक्टिकली पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि एक्चुअली वो काम कैसे करता है, बाकी उसके अंदर सारी चीजें आप खुद चला के देखना, ठीक है। इज दैट ओके? हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़े। इट्स जावास्क्रिप्ट टाइम, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में देखो क्या होता है, इसको जावास्क्रिप्ट थोड़ा समझाना मेरे लिए थोड़ा टिपिकल रहेगा तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अब एक काम करना, अभी मैं जावास्क्रिप्ट वाला स्किप करता हूँ, ठीक है। अभी हम CSS पे मूव करते हैं, फिर हम जावास्क्रिप्ट पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल HTML कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम आया था फाइल पाथ पे, ठीक है। अच्छा, किसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी पहले तो ये बता दो। नहीं पढ़ी मैं। ठीक है, तो बाद में पढ़ना, खुद पढ़ना पहले, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा अगर थोड़ा बहुत ही बता पाया तो, ठीक है। फाइल पाथ बताने की मेरे को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सब इससे वाकिफ है कि आप उसको हाइपर रेफरेंस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप पर्टिकुलर फोल्डर के हिसाब से उस इमेज को दे सकते हो, या फिर उस इमेज को डायरेक्टली दे सकते हो, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, हेड की तरफ चलते हैं। तो हेड एलिमेंट में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टाइटल वगैरह इसमें दिया जाता है, और टाइटल के अंदर क्या टाइटल दिया जाता है, जो भी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ठीक है, ये टाइटल है, ओके। और उसके अंदर स्टाइल टैग भी दिया जाता है, जिसके अंदर हम CSS लिखते हैं, और लिंक टैग जिसके अंदर हम एक्सटर्नल CSS वगैरह को लिंक करते हैं, ठीक है। और नीचे चलें तो HTML में मेटा इन्फॉर्मेशन हम हेड में देते हैं, ठीक है।
और जितने भी टाइप के मेटा है यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो खुद। ओके, और बस इतना ही था इसमें। स्क्रिप्ट वगैरह भी आप हेड में दे सकते हो, पर देते नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ। ठीक है, अब बेस एलिमेंट भी आप हेड में दे सकते हो। बेस एलिमेंट मतलब कि ये पर्टिकुलर किससे रेफर किया गया है, एक रेफरेंस पेज टाइप। हाँ, ये जो ये लिंक वाली? टैग है, हाँ लिंक टैग, लिंक टैग। ओके, हाँ। लिंक टैग, ये स्टाइल सीट वाला हाँ ये वाला ना। आ गया, दिख ही नहीं रहा, ऊपर है शायद। यही तो है लिंक टैग। हाँ ये, हाँ ये। तो क्या पूछ रहे हो इसके अंदर? मैं ये पूछ रही हूँ कि यूज करते हैं या नहीं। करते हैं, हम करेंगे, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अभी हम अभी तक एक्सटर्नल सीएसएस पर गए ही नहीं है अभी तक। अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे इंटरनल और इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक हम। जब एक्सटर्नल करेंगे तो ये भी आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? हाँ। लेआउट पे चलते हैं। ठीक है, लेआउट देख लेना खुद ही, मेरे समझाने से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बस वो बता रहा है कि हेडर यहाँ होता है और नैव उसके नीचे होता है। नैव इज नथिंग बट, ये है नैव आपका। ठीक है, ये एक पेज का नेविगेशन बार होता है, इसको नैव कहते हैं। ठीक है, तो वो नैव टैग के अंदर लिखा जाता है। सेक्शन के लिए एक टैग दे रखा है, आर्टिकल के लिए टैग दे रखे हैं, लेकिन आजकल आर्टिकल टैग इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह पे आजकल आ चुके डिव टैग। ओके, DIV, डिव। ओके, उसके बाद असाइड टैग होते हैं, तो वो भी कोई इस्तेमाल नहीं करता आजकल, सबको डिव इस्तेमाल करता है। फुटर के लिए अलग टैग है, हेडर के लिए अलग टैग है। ठीक है, और आप इसको बस देख लेना खुद ही कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बस इससे ज्यादा इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिव? कौन बताएगा रिया को छोड़ के रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? देखो क्या होता है, आप इस पेज को, ठीक है, इसी सेम पेज को अगर आप इसको मोबाइल में खोलोगे, ठीक है, हेलो, अगर आप इस, हेलो, आवाज आ रही है? अभी आ रही है? आप क्लियर? ठीक है, अगर आप इस पेज को किसी भी मोबाइल में खोलेंगे, ठीक है, तो मुझे बस बात बताओ, क्या ये बिगड़ रहा है? ऐसा ही दिख रहा है जैसे डेस्कटॉप। मैंने इसको मोटो G4 नाम के फोन में खोला है। ठीक है, और क्या इसके एलिमेंट कहीं बिगड़ गए कि बहुत बड़ा दिख रहा है या वो छोटा दिख रहा है? आंखों को सही साइड एकदम सही तरीके से नजर आ रहा है? हाँ। तो ये जो तरीका होता है कि आप इसको कहीं भी देखें, किसी भी जगह पर, ठीक है, आप इसे देखें भले यहाँ पर या फिर आप इसे देखिए किसी फोन में, उसका ना बिगड़ना और स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाना कहते हैं पेज की रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। हमारा माइलस्टोन वाला जो पेज है, ठीक है, अब मैं इसको अगर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूंगा और इसको मोटो G4 में खोलूंगा, ठीक है, और मान लो कि इसकी जो साइज है, ठीक है, कहाँ गई वो, ये रही, किधर गई किधर गई किधर गई, ओके H2, मैं H2 टैग के अंदर ही ले लेता हूँ। H2 टैग के अंदर मैंने फॉन्ट साइज दे दी 5 REM। तो अब मैं इसको छोटा रखूं या बड़ा रखूं? ठीक है, आप देखोगे कि वो फॉन्ट साइज हिलेगी नहीं। देखो बुक का एक नीचे आ गया और देखो सब कैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपके डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग वो क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसीलिए क्या, बुक का भी बुक का जो लेटर है वो छोटा नहीं हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिव होता तो वो स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है किसी पेज की, कि वो पेज हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेटा टैग में ये इंफॉर्मेशन डालना जरूरी होता है कि नेम व्यू पोर्ट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ। ठीक है, तो उसकी विड्थ कैसी हो जाएगी, डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, वो उसको उसके स्केल को शो करेगा। दिख रहा है यहाँ पे, देख पाओगे आप कि अगर रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ तो वो ऐसा नजर आएगा और अगर रिस्पॉन्सिव हुआ तो वो ऐसा नजर आएगा। ठीक है,
तो बेहतर कौन सा है? सेकंड वाला। ठीक है, चलो ठीक है। मैं एक बार रिस्पॉन्सिवनेस का थोड़ा सा और यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे गौर से मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो देखो इमेज एकदम एडजस्ट हो रही है अपने हिसाब से, और टेक्स्ट भी हो रहा है। हाँ हाँ, तो ये क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस इस चीज की। ठीक है, ये एक मेटा टेक्स्ट से सिर्फ वो रिस्पॉन्सिवनेस बनी है ना। यार मुझे समझ नहीं आया। सिर्फ मेटा टेक्स्ट से रिस्पॉन्सिवनेस नहीं बनती है। ठीक है, मेटा टेक्स्ट से तो सिर्फ वो विड्थ वो क्या कर रहा है, पेज के अंदर विड्थ की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि एक्चुअली में वो मतलब कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कैसे एडजस्ट होंगे विड्थ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मेटा टेक्स्ट कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं हटा दूंगा, हाँ एक सेकेंड, ठीक है मैंने हटा दिया, रन किया, अब देखो अभी भी हो रहा है काम। वो बस इंफॉर्मेशन टाइप है, वो कुछ नहीं कर रहा है इसमें। ओके, हाँ अब पूछो। अरे आवाज कट गई, आवाज कट लाइट हो गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि रिस्पॉन्सिव। ठीक है ठीक है, अभी पता चल गया। समझ। देखो रिस्पॉन्सिव में बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस किसी पेज की क्या होती है कि जब आप एक वेब पेज को किसी भी डिवाइस में खोलें लेकिन वो डिवाइस के हिसाब से कभी भी वो पेज एडजस्ट हो जाए, उस पेज के एलिमेंट एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो उस पेज की रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अभी क्लियर है? हाँ, अगर वो एडजस्ट नहीं होता है और वो बिगड़ जाता है, उसके एलिमेंट बिखर जाते हैं या गंदे से दिखाई देने लगते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, ओके। अभी क्लियर है? हाँ, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा HTML का लगभग HTML का हिस्सा खत्म हो गया है। और आपको जब भी HTML के अंदर कोई मैथमेटिकल कोड शो करना होता है तो कोड नाम के टैग के अंदर हम उसे लिखते हैं। ठीक है, वरना वो कई बार वो मतलब ऐसा लगता नहीं कि कोड है वो। ठीक है, ऐसा कोड हमको अगर शो करना है तो हम उसको किसके अंदर लिखेंगे? कोड नाम के टैग के अंदर। ठीक है, और कीबोर्ड पे कंट्रोल शो करना है तो KBD नाम का एक टैग है। ओके, उसके अलावा क्या है? सैम्प यानी प्रोग्रामिंग आउटपुट वगैरह आपको अगर दिखाना है वहां पर, तो वो प्रोग्रामिंग आउटपुट दिखाने के लिए एक अलग टैग दिया उन्होंने। उस हर टैग की उन्होंने कुछ CSS उन्होंने इनबिल्ट उन्होंने क्या करी, स्टोर कर दी है। तो बस उनका उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें भी। ठीक है, और सेमेंटिक में सेमेंटिक जो एलिमेंट है वो खुद देख लेना कि सेमेंटिक एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसके अंदर जो स्क्रीन रुक पर्टिकुलर। गई है क्या? हाँ, स्क्रीन रुकी है क्या? इमेज वाला पेज मेरे खुला ख्याल से है। तो नहीं रुकी हुई है, तब इसमें चल रही है स्क्रीन। चल रही है। क्या दिख रहा है तुमको? क्या? तुमको क्या नजर आ रहा है? वो रिस्पॉन्सिव इमेज वाला पेज। एक तुम्हारा मतलब तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है। का अभी तक तो ठीक। बाकी दूसरों को दिखाई दे रहा है ना, सब लोगों को दिखाई दे रहा है मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, सीमेंट। ठीक है, चेंज करके देखने। देखो तब तक मैं सिमेंटिक बता देता हूँ, देख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर्टिकल वगैरह उन्होंने बस बता रखा है कि हर टैग को एक अलग तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। पहले क्या करते थे लोग, एक डिव लेते थे, उसी की आईडी देते थे nav, फिर उसकी क्लास देते थे हेडर और उसकी आईडी फूटर, ऐसा करके वो उन सब चीजों को अलग अलग डिफाइन करते थे। अब फिर क्या करा HTML5 में कि उन्होंने क्या किया, हर एक चीज को डिफाइन करने से बेहतर उन्होंने क्या समझा, हर एक को उन्होंने टैग ही बना डाला कि इस टैग का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर चीज को आप उसमें लिख सकते हो। ओके, क्लियर है ये? हाँ, ठीक है, तो उसी के अंदर उन्होंने बताया सेक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन इज ए कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये सारे कंटेनर्स है, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन इज ए कंटेनर जिसमें आप सेक्शन वाइज चीजें लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 1 लिया है। ठीक है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर CSS नहीं है, बस खुद की कुछ मामूली CSS होती है बस, और कुछ नहीं। ओके,
तो उसमें H1 ले लिया उन्होंने, फिर एक सेक्शन और अलग कर दिया और उसके अंदर उन्होंने H1 ले लिया दूसरा और पैराग्राफ ले लिया। ज्यादा कुछ खास समझाने लायक नहीं है, बस उन्होंने ले लेके और उसके बाद उन्होंने देखो ये CSS, ये तो CSS में बताऊंगा कैसे लिखा है, ठीक है। ठीक है, फूटर वगैरह नैप, ठीक है, ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है इसमें। ठीक है, स्टाइल गाइड चालू हो गया शोभा तेरा? शोभा है कि गई? गई, ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग में देख लेगी वो। ठीक है, स्टाइल गाइड क्या होता है? स्टाइल गाइड एंड कोडिंग कन्वेंशंस। ठीक है, कुछ चीजें हैं कि भैया कैसे इसको लिखते हैं, उसके तरीके वगैरह उन्होंने दिए हैं कि जैसे कि ऑलवेज डिक्लेयर डॉक टाइप हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए, सही लिखने का तरीका क्या है, गलत लिखने का तरीका क्या है। तो बस ये चीजों का ध्यान रखना और कुछ नहीं। ओके, गुड तरीका क्या है, बैड तरीका क्या है, या अगर आपको खुद को देखना है तो एक नजर आप उस पर डाल करके देख सकते हो कि सही तरीका क्या है और बुरा तरीका मतलब आप क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें समझाना तो नहीं कुछ? ठीक है, एंटिटीज। ओके, इसके अंदर एंटिटीज के अंदर मेरे ख्याल से वो बस कुछ कोड देगा। ठीक है, और उन कोड का इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर सिंबल्स को बना सकते हैं। जैसे कॉपीराइट का कोड मैं दिखाता हूँ बना के। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ बुक, एक्सक्यूज मी, मेरा नेट ही ना इम्प्रॉपर चल रहा है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, इट्स ओके। अब बस मेरी बात सुन लो, तो बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि उस बुक 1 के आगे मेरे को क्या लिखना था? कॉपी लिखना था। वो जो C वाला लिखते हैं ना, कॉपी बुक @ जिसके भी नाम से है वो। तो मैंने मान लो मैंने उसको बोला कि बुक किसी मतलब मेरे नाम पे है वो। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, एक तो मैंने लगाया एंड, यहाँ पे लिखा कॉपी, और तो देखो वो सिंबल बन गया। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ सिंबल्स अगर आपको बनाने हैं तो आप पर्टिकुलर इस जगह पर आकर क्या कर सकते हो, सिंबल्स के इन कोड्स को देख सकते हो और उन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी कोड इस्तेमाल कर सकते हो, नो मैटर। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ। ठीक है, और भी बहुत सारे कोड है जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने बस कोड दिए हैं, वैसे सिंबल भी है सेम टू सेम, सिंबल के भी उन्होंने कोड दिए हैं, और वैसे ही एमोजीज है तो एमोजीज के भी उन्होंने कुछ कोड दिए होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 1 1 6। तो मान लो कि मैंने ये कॉपी किया, ठीक है, और बुक नंबर 2 में मैंने इसे ट्राई मारा। ठीक है, 3 में ट्राई मार लेते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे एक एमोजी, दिख रही है एमोजी यहाँ पे? हाँ। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। और एमोजी के बाद में कैरेक्टर सेट, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कैरेक्टर सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि इसमें बस ASCII में वो ऐसा दिखाई देता था, NSI में ऐसा दिखाई देता था, वगैरह वगैरह। कुछ बताने की जरूरत है इसमें? ये बता दिया तुमने। URL कैसे इनकोड किया जाता है ये भी बता चुका हूँ मैं, और HTML XML में अंतर भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। ठीक है, तो फॉर्म, किसी को फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है पहले मुझे बता दो। अब वो लास्ट में है, मतलब जब पेज बन जाता है और वो सबमिट के टाइम पे आता है तो उसको जब सबमिट करते हैं तो वो सक्सेसफुली नहीं बताता। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर ऐसा। ठीक है, देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो क्या है द फॉर्म। क्या होता है कि फॉर्म हम जनरली किसी भी फॉर्म भराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉर्म के एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहां पर भी आपको कहीं से इनपुट लेना है यूजर से, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे? इनपुट टैग का इस्तेमाल करोगे। दिख रहा है यहाँ पे इनपुट टैग। ठीक है, और उसको सबमिट कराने के लिए एक बटन। ठीक है, तो आप चाहो तो इनपुट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो बटन भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक टैग लिया बटन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे टाइम दिया सबमिट BTN। दिख रहा है? अब देखो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये बटन है और ये इनपुट है, लेकिन ये इनपुट का टाइप क्या है, सबमिट है, इसलिए वो बटन जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, देखो कोई अंतर नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, अगर बटन ले रहे हो तो उसका टाइप, एट्रीब्यूट में टाइप उसका रखना सबमिट। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये करके कि चलेगा बिल्कुल प्रॉपर जैसा ये चल रहा है। देखो बटन भी चला है, ये बटन जो मैंने दिया था वो भी चल गया। ठीक है, अगर आप ये मेरा ऐसा बताता है सबमिट नहीं हुआ है, मतलब सब सक्सेसफुली नहीं हुआ है ऐसा बताता है। आप कहाँ पे करते हो इसको? डिकोडर में कर रही हूँ। ठीक है, मान लो कि अगर मैंने टाइप में सबमिट नहीं दिया और रन किया तो देखो ये सबमिट नहीं होगा। एक मिनट, कैसे हो गया? ये पॉसिबल नहीं है कि सबमिट हो जाए, फिर भी हो रहा है। अरे बाप रे, अगर मैंने इसका टाइप दिया BTN, ठीक है, बटन, सॉरी, अरे वो HTML बटन है, ठीक है, और मैं अगर इसको सबमिट करूंगा, देखो नहीं हो रहा है, हो रहा है? ठीक है, वो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका टाइप सिर्फ बटन है, सबमिट नहीं है। अगर इस इनपुट का टाइप अगर मैं सबमिट से हटा दूंगा तो वो एक, देखो एक अब एक क्या बन गया, वो एक इनपुट टाइप बन गया है। ठीक है, तो बस जिसका टाइप सबमिट होगा वो उस बटन से क्या करवाएगा, उस पर्टिकुलर पेज को सबमिट करवा देगा। क्लियर है ये बात? अब फॉर्म के अंदर कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं वो आप पढ़ना। ठीक है, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। ठीक है, अगर टेक्स्ट, तो ये जो आप कर रहे हो ये टेक्स्ट है, इनपुट टाइप क्या है, ये टेक्स्ट है। और अगर आपको इसे रेडियो बटन बनाना है, ठीक है, तो इनपुट टाइप क्या बना दो, रेडियो कर दो। ठीक है, और इसका जो टाइप है, ठीक है, मैं इसमें से बहुत सारी चीजें हटा देता हूँ, बहुत सारी कंफ्यूजन थिंग्स है, मैं लेबल हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको रेडियो बना लूंगा, रेडियो। ठीक है, अब मैंने इसे जैसे रेडियो बनाया और रन किया तो देखो एक रेडियो बटन बन गया है, वो दिख रहा है, मैं क्लिक कर पा रहा हूँ उसके ऊपर, दिख रहा है। उसके अलावा आप क्या बना सकते हो, उसको चेक बॉक्स बना सकते हो, चेक बॉक्स भी कर सकते हो इसे। टाइप, बस आपको टाइप चेक करना है, चेक बॉक्स, और जैसे ही मैंने इसे रन किया देखो चेक बॉक्स बन गया, दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बना सकते हो, स्कोर, सबमिट बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स वगैरह वगैरह, और देख लेना क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर पर्टिकुलर में CSS लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, लेबल वगैरह आप उस पर्टिकुलर टैग, पर्टिकुलर इनपुट के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, किस टैग के थ्रू, लेबल टैग के थ्रू, तो लेबल। ठीक है, जैसे कि मैं अभी लेके ये लेबल लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है फॉर एफ नेम ये वाली ID। ठीक है, फर्स्ट नेम, तो देखो वहां पे ऊपर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है। ये एक प्रकार का टेक्स्ट टैग ही है, जैसे पैराग्राफ वगैरह। आप चाहो तो पैराग्राफ भी लिख सकते हो, बट फॉर्म में लोग लेबल इस्तेमाल करते हो तो आप भी लेबल ही करना। ठीक है, रेडियो बटन्स के बारे में और बताया है, देख लेना एक बार और। ठीक है, जैसे रेडियो बटन ऐसे होते हैं तो देख लेना कैसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, चेक बॉक्सेस देख सकते हो, और ये एक्शन आप अपने, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जो ऑफलाइन ID वाले हैं, देखो वो लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे। उनको अगर सबमिट करना है तो यहाँ पर आके सबमिट करके चेक करके देख लें अपना कोड। वहां पे सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो PHP नहीं है, ये PHP पे चल रहा है, इसलिए वो PHP को मतलब जो सबमिट है ना PHP पेज पे हो रहा है। तो यहाँ पे ट्राई मारना, वहां मत मारना अगर ये ट्राई मारनी है तो। ठीक है, द नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट, अगर आपको किसी से नेम वगैरह इनपुट करवाना है तो एक इनपुट लेना, टेक्स्ट टाइप उसका होगा टेक्स्ट, और सबमिट करवाओगे तो सबमिटेड डाटा फ्रॉम योर इनपुट एज। ठीक है, तो फॉर्म में किस किस टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं देख लेना। मेरे ख्याल से फॉर्म में इतना कुछ बताने लायक नहीं है, बस फॉर्म होता है, इनपुट होता है, बटन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता पूरा फॉर्म में। ओके, क्लियर है? हाँ,
और होती चीजें कुछ और भी होती है, पर वो आगे आएगी तो हम लोग फिर उसे वहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ज्यादा बर्डन हो जाएगा, तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। हाँ, एक चीज मत भूलना, आईडी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। आईडी और नेम दोनों अलग अलग होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे एफ नेम है तो ये एल नेम है, और नेम भी एल नेम है। दो एक ही चीज नाम और आईडी सेम हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग टैग के अलग अलग ही होना चाहिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। HTML फॉर्म, ये इतने प्रकार के इनपुट टैग्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन वगैरह, बटन, फील्ड, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, लेबल। ट्राई मार मार के देखना, कर करके कि भैया क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। इनपुट टाइप के इतने सारे टाइप होते हैं। पासवर्ड होता है, पासवर्ड डालने के लिए टाइप कर लिया, ठीक है। रेडियो के लिए टाइप है, रिच के लिए टाइप है। ट्राई मार मार के देखना, पता लग जाएगा कौन सी चीज को क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर से ज्वाइन कर लेना इसे, थोड़ा सा कुछ और बच गया है वो खत्म कर लेते हैं अपन आज, ठीक है। तो फिर से ज्वाइन कर लेना अगर ये बंद हो जाए तो, ठीक है। HTML का इनपुट है तो देख लेना, खुद ट्राई मारना, और ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। HTML फॉर्म बताने की जरूरत नहीं मुझे ज्यादा, ओके, ठीक है। किसी को कोई सवाल है क्या दिमाग में? तो पूछ ले। रिस्पॉन्सिव के बाद सब बता दिया है क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, सुबह रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है। ओके, मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया और बता देता हूँ, फिर अपना आज का ये अपना HTML वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, कल से अपन CSS देखेंगे, ठीक है। तो फिर से ज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। मैं एंड करता हूँ, तो ठीक है। अभी बस मीडिया बच गया हमारा, ठीक है। सबसे पहले जान लो कि किस टाइप का मीडिया मतलब सपोर्ट करता है। ब्राउजर किस टाइप के सपोर्ट करते हैं, किस टाइप के फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। तो ब्राउजर पे इन टाइप के वीडियो जो है मतलब आप चला सकते हो, सपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। ये उनके कुछ फॉर्मेट है, कुछ एक्सटेंशन है, ओके। उसके उसके आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि MPG में MP ये खुद पढ़ लेना, ये तुम्हारे पढ़ने लायक है, समझाऊंगा तो इससे बेहतर है कि आप खुद समझो, ठीक है। कि MPG में ये प्रकार के फॉर्मेट है, ये चलते हैं। कॉमन ऑडियो फॉर्मेट कौन कौन से हैं, ठीक है। कि ये MP3, MP4 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कौन कौन से ब्राउजर में सपोर्ट करते हैं आपके फॉर्मेट्स, तो ये पढ़ लेना खुद, ठीक है। बात कर लेते हैं वीडियो की, ठीक है। तो ट्राई करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो, वीडियो नाम का एक टैग है, ठीक है, जिसकी विड्थ आप पहले ही डिटेक्ट उसमें शो कर देते हो। कंट्रोल्स एक एट्रीब्यूट है जो बताता है कि हमें कंट्रोल्स देना है या नहीं देना। अगर मैं कंट्रोल्स हटा दूंगा और रन करूंगा तो देखो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊंगा। दिख रहा है, एक इमेज जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल्स, तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो अब मैं इसे प्ले कर सकता हूँ, और देखो ये प्ले हो रहा है, ओके। तो ठीक है, अब हमें सबसे पहले उसे सोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। आप एक सोर्स भी दे सकते हो, 2 सोर्स भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक से ज्यादा तरीके आपके पास रन करने के। देखो चल रहा है अभी भी वो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले के ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करेगा, तो एक से ज्यादा फॉर्मेट आप उसमें अवेलेबल करवा दो, 3 से 4 करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप उसके अंदर ऐसे करके अलग अलग फॉर्मेट टाइप करा सकते हो, और वीडियो/MP4 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी टाइप का आपका जो एक्सटेंशन होगा, उस टाइप का आपको वीडियो टाइप बताना पड़ेगा। देख पा रहे हो यहाँ पे, क्लियर है? हाँ इसके समझ में आ गया? अलग से एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। पर मैं ऐसा करने से कहीं ज्यादा बेहतर समझता हूँ चीजों को यूट्यूब से डायरेक्टली इम्बेड करना, ठीक है। सबसे बेस्ट वे होता है वो, ओके, जैसा हमने करके देखा था, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं ऑडियो के केस में। तो ऑडियो के पास में भी सेम वही ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। कि ऑडियो के लिए भी कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल ऑडियो, और उसके अंदर भी सेम टू सेम जैसा वीडियो में यूज करते हैं वैसा ही इसमें ऑडियो में भी उसका जो सिंटैक्स है होता है, ठीक है। और कुछ समझाने की जरूरत है इसके अंदर? अब मैं आपको सुना नहीं सकता, वरना मैं इसको समझ में आ जाता आपको कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ट्राई करना, नहीं चले तो फिर देखेंगे अपन कि नहीं चल रहा है तो क्या करना है, ठीक है। हाँ और प्लगइन्स
व्हाट इज प्लगइन्स, ठीक है। जैसे कि रन जावा एप्लेट वगैरह, कंट्रोल्स वगैरह, फ्लैश वगैरह, तो वो कुछ प्लगइन्स वगैरह ऐड करने का होता है, ठीक है। प्लगइन ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट वगैरह, वैसे मैंने आज तक किया नहीं है ये, तो मुझे भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। हाँ, इम्बेड किया है हमने, जैसे अभी हमने यूट्यूब का वीडियो इम्बेड करा डायरेक्टली, ठीक है, किया था ना, वैसे हम इम्बेड कर सकते हैं। और उसने यूट्यूब में भी खुद इम्बेड करके दिखाया है, दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। हो जाएगा ये, मेरा जाएगा? डेटा खत्म हो गया है इसलिए नहीं हो रहा। कर हाँ, दो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप कर लेना, ठीक है। नहीं भेज सकते हैं क्या? काय का रिकॉर्डिंग 9 बजे तक भी भेज सकते हैं क्या? कम से कम मैं कोशिश 2 घंटे करूंगा, मैं कोशिश करूंगा भेजने की, अगर मैं भेज पाया तो, क्योंकि मेरे को ना इसके बाद मेरी कोचिंग में एक कोचिंग और कोचिंग होती है, तो मुझे वो पढ़ाना होती है, ठीक है। तो देखता हूँ, अगर मैं कर पाया तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके बाद में ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो ये खुद ट्राई करना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, खुद करके देखोगे, शायद आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो खुद करके देख लेना, एक्स्ट्रा चीजें हैं, अगर आपका मन हो तो, अगर टाइम बच जाए तो। इसके अलावा आपके पास एक काम है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बिना CSS के, या फिर जितनी CSS आपको आती है उस CSS के, ठीक है। जो इतनी CSS हमने अभी पढ़ी है उतनी CSS के, और अभी हमने जो HTML के टैग पढ़े हैं, आपने इस्तेमाल करे हैं, आप एक छोटा सा पेज तैयार कर लेना, ठीक है। हो जाएगा। छोटा सा मेरा मतलब है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा पेज, किस टाइप के पेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मान लो कि आपने एक पेज बनाया, एक मिनट, इसका पेन ऑन है शायद, ठीक है। तो हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आप एक पेज बनाएं कुछ इस प्रकार का, वो मान लो कि वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में आपका जो वेब पेज है उसका टाइटल होगा, ठीक है। मेरे पास अभी पेन नहीं है तो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना है। यहाँ पे होगा टाइटल, TITLE, यहाँ पे आपका टाइटल होगा अच्छे अक्षरों में, आप जैसे जिस भी खूबसूरती से आप उसको दिखाना चाहो। उसके नीचे से आपका थोड़ा सा आपके उस पेज का डिस्क्रिप्शन, इतनी जगह में जितने भी आप लेटर्स उसमें लिखना चाहो, ठीक है, DES डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देना। यहाँ पे चाहो तो जैसे इमेज का टैग इनलाइन होता है, ठीक है। तो 3 इमेजेस जो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, जो भी आप ले सकते हो, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। अलाइनमेंट समझ जाना आप खुद, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, एक सेंटर में होगा, ठीक है। और इसके अलावा यार मुझे तो पेज दिख ही नहीं रहा, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बनाना कैसे है मुझे। मैं आपको फोटो भी दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। टेंशन मत लो शुभम, मुझे पता है तुम नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक है। इसमें इमेजेस होगी, ओके। और ट्राई करना कि क्या कर सकते हो। और यहाँ पे इमेज तो अपने ले लिया, ठीक है। एक बार YouTube का एक वीडियो पूरे पेज में इतने हिस्से में एक इनबिल्ड कर लेना, ठीक है। और नीचे किसी से इनपुट, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म वगैरह दे देना, ठीक है। छोटा सा फॉर्म मतलब कि सिर्फ नाम इनपुट कराने के लिए सबमिट बटन के साथ, ठीक है। ये फॉर्म होगा, ऐसा मत दिख, भले ही जरूरी नहीं वो ऐसा दिखे, बस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक बटन होगा सबमिट, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये YouTube है, ठीक है, YT मतलब YouTube, ठीक है। और ये इनपुट होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, और सबमिट, ओके। ये हो जाएगा इतना, ठीक है। पेज बनाना है। हाँ, बस ऐसा पेज, एक स्केलेटन, मैं इसको स्केलेटन बोलता हूँ, बिना CSS का स्केलेटन, ठीक है। तो आप ऐसा ट्राई करना अपनी मर्जी से, जितनी CSS आपको आती है उतने से इसमें करके देखना कि क्या कर सकते हो, ठीक है, कोशिश करना।
नहीं आएगी तो फिर देखेंगे ही सही, क्योंकि अभी आप थोड़ा बनाओगे तभी हम आगे जाके थोड़ा ज्यादा बना पाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ज्यादा बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करो अभी, फिर हम CSS सीखते जाएंगे तो चीजें बदलते जाएंगे। ठीक है, ओके। और मैं एक लिंक और दे देता हूँ अभी आपको। ठीक है, अगर देख पाओ तो व्हाट्सएप के ग्रुप में करूँ या फिर व्हाट्सएप पे करूँ या फिर अभी इसके चैट में कर दूँ? ग्रुप में कर देना, ग्रुप में कर देना। नहीं, मैं जो ग्रुप में नहीं है उसको पर्सनली कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये देख लेना, क्योंकि जब हम CSS सीखेंगे उसके जस्ट बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ गया ग्रुप? ओके, ठीक है, मैंने ये लिंक यहाँ डाल दी है और यहाँ से मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 1 और दिशा 2, संदीप 3। ठीक है, तो देख लेना इस लिंक को भी कि हम लोग कैसे फर्स्ट वाला कैसे बनाएंगे, और दूसरे वाला का जो असाइनमेंट दूंगा वो मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, अभी सब क्लियर है? कोई सवाल किसी के मन में तो पूछ सकता है अभी। किसी के दिमाग में कोई सवाल? एनीवन? नहीं है? आवाज आ रही है मेरी या बंद हो गई? आ रही है। कोई सवाल है किसी के दिमाग में? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है फिर। ओके, ये करके देखना और मुझे बताना कि क्या कर पाए हो तुम, कि मतलब जैसा कर सकते हो वैसा ही। ठीक है, ठीक है, शुरुआत तो करें। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर Okay. मैं मीटिंग यही एंड करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड कर दूं। ठीक है, चलो ठीक है, टाटा। बाय।